जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस वक्त बहुत परेशान हैं। वो बाकी तमाम जो जजेस हजरात हैं उनकी नब्ज चेक करना चाह रहे थे कि अभी किसी को डराने धमकाने की या फिर उठाने की जरूरत तो नहीं पेश आ रही, लेकिन ये तो बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन 2024 में धांधली हुई है। रियासती इदारे भी मुलव्विस पाए गए हैं, उसमें काजी फायज ईसा साहब की जानिबदारी भी नजर आई है। लेकिन जनाब यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रातों रात बंदा भी गायब किया जा सकता है, खाया जाता है, सरेआम उठाया जाता है, लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, लोगों को हाईजैक किया जाता है, अदालतें हाईजैक की जाती हैं, जजेस को बराह रास्त जो है वो धमकियां दी जाती हैं, यहाँ पर फोन रिकॉर्ड होते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक से भी बदतर हो चुका है। लेकिन जनाब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का तराजू जो है उसका पलड़ा अभी तक भारी नहीं हुआ। कल का फैसला ये साबित करेगा कि पाकिस्तान ने इंसाफ पसंदी से चलना है या फिर पाकिस्तान जो है वो अशराफिया की और कब्जा माफिया के घरों की लौंडी बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा मान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज बहुत ही अहम किस्म की खबरें हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा और जो सोशल मीडिया है वहां पर जो है जिस तरह की अफवाहें, जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली हैं। आज ना फुल कोर्ट का बेंच जो है एक दफा फिर सर जोड़ के बैठा है और उम्मीद की जा रही थी कि आज शायद मुख्तसर फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस वक्त बहुत परेशान हैं। वो बाकी तमाम जो जजेस हजरात हैं उनकी नब्ज चेक करना चाह रहे थे कि अभी किसी को डराने धमकाने की या फिर उठाने की जरूरत तो नहीं पेश आ रही, या फिर मामला धमकियों से ही चल जाएगा। और जनाब देखा जा रहा था कि शायद फैसला जो है वो आज मिल जाए, कोई मुख्तसर फैसला सुनाया जाए, लेकिन आज से फिर जो है वो कल तक चली गई है और अब कल इम्कान है कि शायद मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। अब जनाब ये फैसला किस तरह का आता है ये उन जजेस के ऊपर मुनहसर है जो कि वहां बैठकर बहुत अहम किस्म के रिमार्क्स देते रहे हैं, बहुत चौंका देने वाले, बहुत ही होशरुबा किस्म के हकायक सामने आए हैं। लेकिन ये तो बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन 2024 में धांधली हुई है, टका कर हुई है और जनाब उसमें रियासती इदारे भी मुलव्विस पाए गए हैं, उसमें जनाब पूरी हुकूमती मशीनरी भी जो है वो काम करती हुई नजर आई है, उसमें काजी फायज ईसा साहब की जानिबदारी भी नजर आई है। इसका इजहार बारहा जो है अहम रिमार्क्स के जरिए जस्टिस अतमुल्लाह, मुनीब फारूक, आयशा मलिक और जनाब और दूसरे बहुत से अहम जजेस हजरात ने सवाल उठाए हैं। और जिस तरह के जो दलाइल हैं वो सलमान अकरम राजा फैसल सिद्दीकी की तरफ से कल दिए गए हैं, उनसे ये सलमान अकरम राजा ने जो एक नतीजा खस किया, उन्होंने बोला है कि 12/1 का जो है वो फैसला आने का इम्कान है। लेकिन जनाब यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में रातों रात बंदा भी गायब किया जा सकता है, पाकिस्तान में अगवा बराए बयान भी होते हैं, पाकिस्तान में जो है लोगों को उठाया जाता है, सरेआम उठाया जाता है, लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, लोगों को हाईजैक किया जाता है, अदालतें हाईजैक की जाती हैं, जजेस को बराह रास्त जो है वो धमकियां दी जाती हैं, यहाँ पर फोन रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ पे बेडरूम में कैमरे नस्ब किए जाते हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो बनाना रिपब्लिक से भी बदतर हो चुका है। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की शय नहीं, पाकिस्तान में कानून जो है वो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा चुका है। पाकिस्तान के सियासतदान जो है उनकी अखलाकी इक़्तिदार जो है वो पस्ती का शिकार हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी किया जा सकता है। अब जनाब मैं आपको बताती चलूं कि कल जो फैसला आने जा रहा है उससे या तो फिर पाकिस्तान की नैया आर होगी या फिर पार होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के जजेस जो है अपने इस्तेकाक के लिए, अपनी इज्जत के लिए किस तरह से लड़ मरते हैं और किस तरह से पाकिस्तान के जो एक सबसे बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर पाकिस्तान के लोगों का एतमाद जो है वो कायम कर सकते हैं कि नहीं। हम रोज खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान की लोगों की नजरें आला अदलिया पर टिकी हुई हैं, हम रोज देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की आला अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता है, लेकिन रोजाना के नाम पर यहाँ पर अहम समातें होती हैं, रोजाना के नाम पर यहाँ पर लोगों के जज्बात से खेला जाता है, रोजाना के नाम पर यहाँ पर लोगों को उम्मीदें लगाई जाती है, रोजाना के नाम पर लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन जनाब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का तराजू जो है उसका पलड़ा अभी तक भारी नहीं हुआ, उसमें पलड़ों में जो है वो अभी तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल का फैसला यह साबित करेगा कि पाकिस्तान ने इंसाफ पसंदी से चलना है या फिर पाकिस्तान जो है वो अशराफिया की और कब्जा माफिया के घरों की लौंडी बन चुकी है। वो वजीर आला पंजाब जो कि रोजाना दावे करती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस की है, उन्होंने जनाब पाकिस्तान में पंजाब में, लाहौर में जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, वहां पे गवर्नेंस के नाम पे जिस तरह से टिकटॉक की जो है वो रोजाना की जो वीडियोस हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिस तरह से जो है अपनी तशहीर की जा रही है माजरत के साथ, वहां पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग जो है वो बिलों की वजह से जिस तरह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, हर रोज कोई नया केस सामने आता है, हर रोज कोई नया सान्या सामने आता है, हर रोज कोई ऐसा क्लिप सामने आता है जिससे देखकर, जिसको सुनकर जो है वो
دل چاہتا ہے کہ انسان ان کے اوپر ہزار دفعہ لعنت بھیجے. اب جناب میں آپ کو ایک مختصر سی رپورٹ دکھانا چاہتی ہوں. جناب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب, چیف منسٹر آف پنجاب, جناب دختر اعلیٰ آف میاں محمد نواز شریف نے کس طرح سے پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے, ذرا دیکھیے. وزیر اعلیٰ کے دفتر میں مہمانوں کی ریفریشمنٹ پر 7 کروڑ خرچ کیے جائیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف. مہمانوں کے ساتھ ساتھ افسران کے لیے 3 وقت کا کھانا بھی میسر ہوگا. حکومت کس کی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کی گراسری پر 7 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف. وزیر اعلیٰ اور ان کے اسٹاف کے پیٹرول کی مد میں 12 کروڑ خرچ ہوں گے. حکومت کس کی ہے؟ دفتر کی اسٹیشنری پر 70 لاکھ. نواز شریف. ٹرانسپورٹ کی مرمت پر 6 کروڑ 50 لاکھ کا تخمینہ لگایا گیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ نواز شریف. تھینک یو. جی جناب, آپ نے یہ ملاحظہ کر لی کس طرح سے ان کے باغات کے اوپر جو ہے کروڑوں روپے کا جو اخراجات ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. کس طرح سے جناب ان کے ریفریشمنٹ کے نام پہ, ان کے محلات کی جو تزئین و آرائش ہے اس کے نام پر کس طرح سے پاکستان کے لوگوں کا خون جو ہے, ان کی بوٹیاں جو ہے وہ کھا کھا کر, ان کا خون نچوڑ کر جناب اپنے محل جو ہے وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں. رائے کے مقام پر جس طرح سے ایک محل کا جو ان کا جو ایک زیر تعمیر ہے اس کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے پورے سوشل میڈیا پر, جو وہاں کے ایک مقامی ٹھیکیدار نے چوری سے وہ ویڈیو بنائی ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ چاہوں گی کہ وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے جائیں کہ کتنا اربوں میل کے اوپر پھیلا ہوا ان کا ایک عالی شان قسم کا ایک محل تعمیر کیا جا رہا ہے جناب عزت مآب مریم نواز کا. اور جناب کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ عیاشی اور کس طرح سے جو ہے وہ لگژریس قسم کی لائف وہاں پہ گزاری جائے گی. او بھائی پٹواریو, دیکھو تاڈے ساڈے پیسے کتھے لگ رہے نے, پیچھے کر ذرا بیک. ساڈے خون پسینے دی کمائی دیکھو, دیکھو اندر محل تیار ہو رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا. یہ دیکھیں, یہ میں نے کلوز کیا ہے ابھی صرف, اور یہ ایک پتہ نہیں کتنے ایکڑ کے اوپر جون سا ہے نا, جون سا یہ محل اندر تیار ہو رہا ہے. یہ مین دروازہ ہے اس کا, اور اندر دیکھیں اس کے کتنے محل اور بن رہے ہیں جناب. یہ دیکھیں جناب, یہ بہت بڑی دیوار ہے جس کو بلٹ پروف کہتے ہیں. یہ زلزلہ سے بھی پروف جو سی ہوتی ہے نا, زلزلہ بھی نہیں جس دیوار کو کچھ کہتا. یہ وہ دیوار ہے, اس کے بیک سائڈ پہ اندر محل بن رہا ہے جناب. جناب یہ آل شریف جو ہے نا, یہ پاکستان کا کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. ان کی قدر کیجئے. یہ پاکستان میں دوبارہ یہ خاندان پیدا نہیں ہوگا. یہ شاہی خاندان ہے, یہ ایسا خاندان ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کو اتنا کچھ نوازا ہے کہ شاید آج پاکستان کے لوگ جو ہیں اگر ان کے پاؤں بھی دھو کے پیئیں تو وہ کم ہوگا. انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو جس طرح سے غربت کی دلدل میں دھکیل دیا, انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو جس طرح سے 8 آنسو رلایا ہے, انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے سروں سے جس طرح سے چھتیں چھین لی ہیں, جس طرح سے انہوں نے زندگی میں سکون چھین لیا ہے, راتوں کی نیند چھین لی ہے, دن کا آرام چھین لیا ہے, اس کی مثال شاید آپ کو رہتی دنیا تک نہیں ملے گی. اب جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیو یارک ٹائمز نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ میں آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں. انہوں نے لکھا ہے عمران خان اٹھا گرا پھر اٹھ کھڑا ہوا. آپ دیکھیے کہ دنیا جو ہے وہ کس طرح کے القابات سے, کس طرح کی فکروں سے, کس طرح کے سنہری حروف سے عمران خان کو نواز رہی ہے. لیکن پاکستان میں جس طرح سے ایک جو کہہ سکتے ہیں فسطائیت کا بازار سرگرم ہے, جس طرح سے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر وہ شخص جو پاکستان کے حقوق کی بات کرے گا, ہر وہ شخص جو پاکستان کے لوگوں کی اچھی زندگی کے بارے میں بات کرے گا, ہر وہ شخص جس نے پاکستان میں ترقی کا بیڑا اٹھانا ہوگا, اس کو پسے پش ڈال دیا جائے گا, اس کو یا تو مروا دیا جائے گا, یا پھر اس کو پھانسی کے گھاٹ میں اتار دیا جائے گا, یا پھر اس کو پابند سلاسل رکھا جائے گا, یا پھر اس کی آواز کو دبا دیا جائے گا. ہر وہ کام کیا جائے گا جس سے پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت اور پاکستان میں خوشحالی نہ آنے پائے. اب جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بی بی سی نے کس طرح کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے جو 90% لوگ ہیں, یعنی 25 کروڑ عوام میں سے 23 کروڑ عوام جو ہے, اگر آپ کو آسان الفاظ میں بتاتی چلوں, وہ پاکستان چھوڑنا چاہتی ہے. اب بتائیے یہ پاکستان کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان اس لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت عام عوام کا نہیں ہے. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جہاں پہ قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے. پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا, لیکن یہاں پر 2 قومی نظریہ کی کس طرح سے جو ہے وہ اصطلاح کی گئی, کس طرح سے جو ہے اس کو اس کی تشریح کی گئی, وہ سب کے سامنے. 2 قومی نظریہ آج یہ ہے کہ غریب کا پاکستان نہیں, یہ اشرافیہ کا پاکستان ہے, یہ کسی جرنیل
का पाकिस्तान है, ये किसी ब्यूरोक्रेट का पाकिस्तान है, ये किसी सियासतदान का पाकिस्तान है। अगर गरीब का पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान के लोगों से रोटी नहीं छीनी जाती। अगर अमीर का पाकिस्तान नहीं होता तो यहाँ पर इंसाफ होता हुआ नजर आता। यहाँ पर अदालतें हाईजैक है, यहाँ पर इदारे हाईजैक है, यहाँ पर हर वो शय हाईजैक है जो कि पाकिस्तान के लोगों को सुकून फराहम कर सकती है, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी आसान कर सकती है। किसी ने भी क्या खूब कहा था कि जनाब अगर पाकिस्तान के लोगों पर जो है, ची गवेरा ने शायद ये बोला था कि अगर किसी मुल्क में जो है लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं है और उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही तो वो किसी जेल खाने से कम नहीं है, ये ची गवेरा ने कहा था। अब जनाब ये देखना ये है कि पाकिस्तान के लोग अपने हालात बदलने के लिए बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। आखिर में जाते जाते मैं आपको एक एक कहानी बताती चलूँ, एक इबरतनाक कहानी, जिससे शायद आप लोग जो है वो इबरत हासिल कर सकें। जनाब फिरौन भी कभी बहुत ताकतवर था लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसका अंजाम क्या होगा। रिजीम चेंज ऑपरेशन में, जो कि बेनज़ीर के वक्त में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो करने की कोशिश की गई थी, उसमें जनाब जो ब्रिगेडियर साहब थे इम्तियाज़ बिल्ला साहब, उनका क्या हाल है, उनकी औलाद उनके साथ क्या कह रहे हैं। कहते हैं ये दुनिया मुकाफाते अमल है जनाब उस औलाद के लिए जिसके लिए आपने हराम का माल कमाया, जिसने आपने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिसने आपने लोगों को डराया, जिसमें आपने लोगों को धमकाया, जिसमें आपने रऊनत दिखाई, फिरौनियत दिखाई उस वक्त के आप जनाब बहुत ताकतवर इंसान थे। लेकिन आज देखिए आज आप किस तरह से कमजोर हो चुके हैं कि आपकी औलादियां आपको लातें घुसे ठुड्डे मारकर जो है वो घरों से जलील करके निकाल रही हैं। ये जनाब ये एक बहुत बड़ी इबरत है। मैं आपको जरा इसका थोड़ा सा सिनॉप्सिस बताती चलूं इन साहब के बारे में। इनको निकालने के लिए जनाब बेटे ने जो है वो पुलिस को बुला लिया और बेटा कह रहा था कि भाई इस बूढ़े बाप को उठाकर बाहर फेंक दें, ठीक उसी तरह जिस तरह आप लोगों को उनकी चारदीवारी से उठाकर बाहर फेंकते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह आप लोगों को उनकी काल कोठरियों में कैद करते थे। अब जनाब आप जानना चाहते होंगे कि ये लोग कौन है, ये बुढ़ा कौन है। ये ब्रिगेडियर इम्तियाज है, ब्रिगेडियर बिल्ला के नाम से इसकी शोहरत थी। ये ISI का नंबर 2 था, ये IB का DG था। ये इतना ताकतवर था, इसके एक इशारे पर घरों की दीवारें फैलांगी जाती थी, शरीफों को बेघर किया जाता था। इसका जनाब एक रोब था, एक दबदबा था। अब जनाब आज ये बेबस है, इसके पास ना तो ओहदा है ना ही ताकत है, इसकी हड्डियों में ना तो जान है ना ही इसके जिस्म पे गोश्त पोस्त है। लेकिन जनाब ये भूल चुका था जब ये रौनक दिखा रहा था, जब ये फिरौनियत दिखा रहा था, जब ये यजीदियत दिखा रहा था कि जनाब एक वक्त आएगा जब ये बहुत कमज़ोर होगा। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त लोग इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, उस वक्त इसको ये शायद भनक भी ना थी कि इसकी खुद की औलाद इसको किस तरह से ट्रीट करेगी। अब जनाब ये सब मुकाफाते अमल का हिस्सा है। इस सबक में एक इबरत है। हासिल करें आज वो लोग जो कि इस ताकत की कुर्सी के नशे में सरचूर हैं, जो कि आज देख रहे हैं कि जनाब उनकी उंगली पर जो है वो चिड़िया भी पर नहीं मारती। तो जनाब आज आप इससे सबक हासिल कर लीजिए, कल का किसी का नहीं देखा। यजीद भी जो है वो माजी का हिस्सा बन चुका है। आज उस पर जो लानते और फटकारे लोग डाल रहे हैं वो भी आज लोगों के लिए एक इबरत का मुकाम है। अपनी औलाद को रिज़्क़े हलाल खिलाएं, ना कि आप हराम का नवाला खिलाकर जाकर कहीं जजीरे ख़रीदें, जहाँ पर कहीं जाकर कहीं आप बड़े बड़े फ्लैट्स ख़रीदें, आप अपनी जायदादें बनाएं और पाकिस्तान के लोगों के लिए जीना दो भर कर दें, उनकी ज़मीन तंग कर दें। इससे इबरत हासिल कीजिए। ये शायद आपके लिए एक ऐसा सबक है जो आपको आपके आने वाले कल की नवीद सुनाएगा। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा। पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा आखिरी पैगाम ये है कि अपने हक़ के लिए निकलना सीखिए। आपका हक़ आपको और कोई नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे। कीनिया के लोगों की तरह, श्रीलंका के लोगों की तरह, कंबोडिया के लोगों की तरह आपको आपका हक़ हासिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।